जिसमें पहला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट होती है। तो देखिए ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये ज्योति फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए किसी भी स्रोत के द्वारा एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमीतीय ऊर्जा को ही ज्योति फ्लक्स या फिर प्रकाशमीतीय शक्ति कहा जाता है। और यहाँ पे ल्यूमेन पूछा है तो इसकी ऐसा यूनिट तो ये है ज्योति फ्लक्स यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स। नेक्स्ट है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए ये न्यूटन के पहले लॉ से आया है जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व के कारण क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि बीच में कोई रुकावट ना आए और उसको रोक ना दे, या फिर कोई चीज़ मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई चीज़ आकर उसको रोक ना दे, यानी कि उसे विराम की अवस्था में ना ला दे। तो उसी गुणधर्म को कहते हैं हम जड़त्व यानी कि इनर्शिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और ये सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जड़त्व जो है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो यह किस नियम का पालन करता है। तो अगेन ये भी पालन करेगा न्यूटन के पहले नियम का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई बल लगा के उसको रोक ना दे, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको मोशन में ना ला दे। ठीक है, तो इसी तरीके से अचानक ब्रेक लगने पर क्या होगा, यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है वो रेस्ट की पोजीशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति में बनाए रखता है। तो इसीलिए जब भी बस रुकती है तो उस कंडीशन में यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में दर्शाने के लिए उसे कैसे लिखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी ये देखा गया था। तो देखिए किसी भी यूनिट को, किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिट को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपल सी एक बात होती है कि आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर 72 है, इसको जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 20। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो देखिए अगर इसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भाग जो होगा वो पृथ्वी के भाग का एक 1/6 वाला पार्ट होगा, यानी कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो यहाँ पर 600 न्यूटन की बात की गई है तो इट्स कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। क्योंकि क्या होता है कि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर जो इंसान है वो जो छलांग है वो अधिक ऊंची लगा सकते हैं, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा ऊंची छलांग जो है वो लगा सकता है। नेक्स्ट है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा में 125 जूल, मतलब एक कण में 125 जूल ऊर्जा है। यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग एरर है। तो कण का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ में अगर ऊर्जा है तो वो उसके किस फॉर्मूले में होगी। अगर गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ mv², राइट। ऊर्जा आपको कितनी दी है 125, हाफ मास आपको यहाँ पर निकालना है, और वेलोसिटी आपको दी है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी आएगी 10 kg। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया तो इनमें से कौन सी चीज़ डबल हो जाएगी। देखिए जो त्वरण है और वेलोसिटी है उसमें सिंगल पावर का रिलेशन है, तो यहाँ पे ये फैक्टर गलत हो गया। संवेग की बात करें तो P = mv। तो P = mv में क्या होता है,
अगर आपने यहाँ पर वेग को 2 गुना करा तो आपका जो संवेग है वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर बात करें गतिज ऊर्जा की तो यहाँ पे वेलोसिटी का कोई फैक्टर नहीं होता और स्थितिज ऊर्जा में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी इसका कोई रोल नहीं है और त्वरण में भी इसका कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो देखिए 1 किलोग्राम राशि की बात करें तो हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। 1 किलोग्राम राशि की बात की गई है तो मास हमने 1 लिया है और वेट जो हम यहाँ पे लेंगे सॉरी ग्रेविटी वो 9.8, तो ये कम्स आउट टू बी 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है अश्व शक्ति किसका यूनिट है। तो अश्व शक्ति की बात करें तो ये शक्ति की ही यूनिट होती है, यानी कि पावर की एक यूनिट है अश्व, जिसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और 1 HP बराबर होता है 740 वॉट। तो ये भी कई बार पूछा गया है और शक्ति का जो SI मात्रक है वो क्या है, वो वॉट ही है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्यों नहीं होता। वहाँ पे इन्वायरमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर हमें जो है वायुमंडल देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष मान वास्तविक जो मान है उससे कम होता है। तो जब लिफ्ट जा रही होती है कहाँ पर, तो देखिए जब लिफ्ट जो है वो त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तो उस कंडीशन में जो उसका प्रत्यक्ष भार है वो उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर अब प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर, उन्होंने ही मेजर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये करती है अवरक्त और ताप ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो सूर्य है पृथ्वी को सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो पराबैंगनिक विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण उपस्थित रहते हैं, उसी की वजह से मिलता है। और सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए ही केवल अवरक्त विकिरण ही अधिक उत्तरदायी होता है। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो ताप ऊर्जा और अवरक्त ऊर्जा के रूप में ही हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया गया था। तो देखिए डायनामाइट बनाने के लिए बेसिकली नाइट्रोग्लाइसरीन का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब ये जो डायनामाइट है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है वो 1863 में अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी। और ये अल्फ्रेड नोबल कौन है। अल्फ्रेड नोबल वही इंसान है जिनके नाम पर नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में, तो ये 6 फील्ड में जो है नोबल प्राइज़ को दिया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं। तो देखिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो एट लास्ट में जो है वो शीशे में जाके परिवर्तित होते हैं, यानी कि लेड में वो कन्वर्टेड होते हैं। सीसा यानी कि पीबी से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 82 होता है और एटॉमिक मास ये 208 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट एक डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट जो स्कैन का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स, ये कहाँ पर स्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो सिद्धांत था वो दिया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा और इन्हें ही आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। और मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो पीस पे किया था। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है वो सामान्यतः पाए जाते हैं लेग्यूमिनस पौधों में। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लेग्यूमिनस पौधों का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी, तो ये सभी जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और हेपेटाइटिस को अलग अलग नाम लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, सी इस तरीके से जाना जाता है। और ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है और ये है दूषित जल, रक्तदान अथवा संक्रमित सुई से फैलता है। फिर निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं इतना वायु को प्रदूषित नहीं करती है एज कम्पेयर टू दीज, जिसमें NO2 और SO2 ये तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि
CO ये बहुत हाईली टॉक्सिक है और ये जो है व्हीकल से निकलते हुए निकलने मतलब व्हीकल से ही निकलती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी भी है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उस कंडीशन में जो पौधे हैं वो CO2 को तो एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो किस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। और जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से मर जाते हैं। तो उनको लीवर कैंसर होता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनको लीवर कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लीवर या फिर पेट के कैंसर के कारण मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो देखिए जब भी कभी भी आई डोनेशन वाली बात आती है तो उस कंडीशन में पूरी आंख को डोनेट नहीं करते, सिर्फ आंख का कॉर्निया वाला पार्ट जो होता है वो डोनेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। रेटिना पे क्या होता है कि रेटिना पे इमेज बनती है जो सबसे पीछे यहाँ पर होती है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके वो ब्रेन तक पहुँचती है। नेक्स्ट है हाइजीन शब्द किससे संबंधित है। देखिए हाइजीन जो है कई बार मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, हाइजीन जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यानी कि रक्तचाप को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। और स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप की मात्रा माप कितनी होती है, ये होती है 1/20/80, 1/20/80। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए फलों के अध्ययन को ये कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी इन 3 की स्टडीज़ को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो देखिए जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस दौरान जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस नहीं थी वो थी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कुनैन, जिसका उपयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, एक पौधे से प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से यह औषधि निकाली जाती है। तो देखिए कुनैन जो है सबसे पहले आप जाने कि दक्षिण अमेरिका में मूल रूप से पाए जाने वाली एक पेड़ है और ये सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। ठीक है, कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड पदार्थ है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक, सूजन रोधी आदि गुण होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो कुनैन है जिसका उपयोग मलेरिया के इस्तेमाल में किया जाता है उसको तने की छाल से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए जिस रसायन का उपयोग होता है वो है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यह फलों को सड़ने से बचाता है और फलों के रस को संरक्षित रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए जिस अम्ल का यूज़ होता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में देखने के लिए मिलता है और जब भी कपड़ों पर स्याही या फिर जंग के धब्बे लगते हैं तो टमाटर का इस्तेमाल भी घरों में किया जाता है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एल्कीन। वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्काइन और एल्कीन ये उसकी टाइप आते हैं। और आइसोटॉप क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उसको आइसोटॉप कहा जाता है। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की है यानी कि सिंगल बॉन्ड तो ये है एल्कीन, बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन, जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो देखिए इनमें से जो एक ही तत्व से बना है वो है हीरा। और हीरा किससे बना होता है, ये कार्बन से बना होता है। ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, एक अवरूप होता है। कार्बन के बेसिकली 3 अवरूप होते हैं, इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिनिस्टर फुलरेंस होता है। बाकी जो बालू है, कांच है, वाटर है, ये एक से ज़्यादा तत्व से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है नीला तोता क्या है। तो नीला तोता की बात करें तो कॉपर सल्फेट जो है यानी कि CuSO4.5H2O इसे ही कहते हैं नीला तोता या फिर कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या होता है। हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संगठक है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा।
फिर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए किसको कहते हैं, ये कहते हैं एल्कीन को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। एल्कीन और एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, ये वो एलिमेंट्स होते हैं या वो तत्व होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फिर है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए गुब्बारे में सबसे हल्की गैस भरी जाती है, हालांकि हीलियम से कम हल्की कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है, लेकिन हम उसको नहीं फिल करते क्योंकि उसमें ज्वलनशील एक रिएक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। जो परम शून्य तापमान है वो -273 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है CaO का सूत्र जो है, इसका इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैल्शियम, इसका जो एटॉमिक मास है वो 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ये होता है 16। कमेंट सेक्शन में क्या मैं ही बता देती हूँ। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 56 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो देखिए बक्साइट जो है वो बेसिकली एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। बक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O। नेक्स्ट है टांका, ये किस धातु से बना हुआ है या फिर किस धातु मिश्र धातु है, तो टांका जो है ये बेसिकली दो अलग अलग एलिमेंट का मिक्सचर है जिसमें आपका टांका सीसा और टिन आएगा, सॉरी 3 से मिलकर बनाया ये, जिसमें कौन कौन से आएंगे, टांका, सीसा और टिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर है टांका, सीसा और टिन। नेक्स्ट है प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी, तो प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए सबसे पहले जिस धातु की खोज की गई थी तो वो था तांबा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, और इसकी खोज जो है वो हड़प्पा संस्कृति में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य के ईंधन की बात करें तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है ताप का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो ताप का सबसे अच्छा चालक ये होता है चांदी यानी कि सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में ये होता है 159 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बैरोमीटर की बात करें तो वायु के दाब के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर की बात करें तो द्रव्यों के आपेक्षिक घनत्व के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करें प्लानीमीटर की तो मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऊंचाई को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्टमीटर का। फिर है नोबल एल्फ्रेड बर्नार्ड, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो कौन थे, तो ये बेसिकली एक इंजीनियर थे और एक केमिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नोबेल पुरस्कार ये 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, जिसमें कि जो आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, साथ ही में इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, और एक और बचा है इकोनॉमिक्स में, आई थिंक फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन में, सॉरी, इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में जो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उसकी शुरुआत 1968 में की गई थी, लेकिन पहली बार जो पुरस्कार थे वो 1969 में दिए गए थे। फिर है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। फिर है गर्मी के मौसम में जो पंखा है वो आराम का एहसास दिलाता है, क्यों, क्योंकि जो ये है गर्मी के दिनों में पंखे की हवा से पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पित होता है, और इस प्रक्रिया में पसीना शरीर से उष्मा अवशोषित करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, जिसके साथ हमने 500 की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर दी है। होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा। सो वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।